नमस्ते। आज का पाठ है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। आइए लेखक के बारे में देखते हैं। यशपाल ये कथाकार थे। यशपाल हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर योगीन कथाकार हैं। ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हुई। इनकी शिक्षा जो है नेशनल कॉलेज लाहौर से हुई थी, क्योंकि उस समय देश जो है अलग नहीं हुआ था भारत और पाकिस्तान में। उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिसमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार एक है। आइए सर्वप्रथम पाठ प्रवेश करते हैं। लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली का वर्णन किया है। लेखक इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिना पात्रों, घटना और विचार के भी स्वतंत्र रूप से लेखन किया जा सकता है। कहानी में नवाब साहब और उनके द्वारा खीरे काटकर खिड़की से फेंकने का आधार बनाकर अपने विचार व्यक्त किया है। नवाब साहब खीरे को सूंघकर संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं। यह उनके ढोंग अवास्तविकपन का द्योतक है। नवाब के इस व्यवहार से लगता है कि आम लोग जैसे कार्य एकांत में करना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले और उनकी शान में कोई फर्क ना पड़ जाए। आज समाज में ऐसी दिखावा पसंद संस्कृति का आदि हो गया है। इस प्रकार केवल प्रदर्शन कर आडंबर नई कहानी के लेखक बिना विचार, उद्देश्य, पात्र और घटना मात्र अपनी इच्छा द्वारा लिख रहे हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। मुफस्सिल मतलब होता है आसपास का स्थान। उस शहर के आसपास का जो स्थान होता है उसे मुफस्सिल बोलते हैं। नगर के इर्द गिर्द का स्थान। तो नगर में कोई ऐसे स्थान है जहाँ से ट्रेन जो है चलने वाली थी। फुंकार रही थी मतलब वो सीटी बजा रही थी, वो चलने वाली थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। आप सभी लोग अगर ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो आपको पता होगा, उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास अलग अलग बटे होते हैं। तो उस समय सेकंड, अगर आपको भीड़ से बचना है तो सेकंड क्लास में पैसे ज़्यादा लगते थे। दाम, कीमत, मूल्य, वैल्यू अधिक लगते थे। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक अपने बारे में बता रहा है, जो कि वो कहानी लिखना चाहता था, खिड़की से जो है वो प्राकृतिक दृश्य देखना चाहता था और वो भीड़ ना हो इसलिए वो सेकंड क्लास का टिकट ले लेता है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। लेखक जो है सोचता है कि ये डिब्बा जो है खाली है और वो थोड़ा तेज़ी से जब ट्रेन छूटती है तो उसमें वो चढ़ जाता है। अनुमान के प्रतिकूल मतलब होता है विरुद्ध, ठीक है। डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब होता है, इसको हम अगर अलग करेंगे तो ये विसर्ग संधि है। नीह प्लस जन होगा, ठीक है। नी मतलब बिना, विदाउट, जन मतलब आदमी। तो ऐसा लग रहा था, उसने अनुमान लगाया था कि इस डिब्बे में कोई नहीं होगा।
लेकिन अब वो डिब्बे में जब बैठता है तो क्या देखता है, एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। जब वो एंटर करता है, प्रवेश करता है उस कंपार्टमेंट में, तो उसको दिखाई क्या देता है, एक व्यक्ति और पहले से बैठा हुआ है और वो नवाबी शान और शौकत के साथ उसकी जो ड्रेस है, उसका जो पहनावा है, उससे लग रहा है कि वो नवाबी शान शौकत वाला है। ठीक है, लेकिन वो क्या देखता है, वो पालती मार के बैठे हुए हैं और खीरे जो है ताजे वो रखे हुए हैं तौलिए पे। और आगे क्या होता है, डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपरदार्थ वस्तु को शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अब वो एंटर करता है, देखता है, तो वो सोचता है या तो ये भी कहानी लिखने वाले हो, ये कहानी के बारे में सोच रहे हो, या इनको ऐसा लग रहा है कि खीरे खाने वाले थे और किसी के आ जाने से उनको उस खीरे खाने में शर्म आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति मतलब होता है दोस्ती या बातचीत। ट्रेन में आप अक्सर जाते हैं तो देखते हैं, कभी सामने वाला सीट से वाला बात करता है, ऊपर वाली सीट से वाला बात करता है, लेकिन यहाँ नवाब साहब जो है वो बातचीत करने के लिए, दोस्ती करने के लिए कहीं थोड़ी भी उत्साहित नहीं है। ठीक है, तो हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो भाई सामने वाला बातें नहीं करना चाहता है, तो जो लेखक है वो भी सोचता है कि मेरा भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मैं क्यों बातें करूं, और वो अपनी आंखें चुरा लेता है, मतलब उनसे नज़रें नहीं मिलाता है। खाली बैठे, अब देखो लेखक खाली बैठा हुआ है, अब वो कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। क्या कल्पना कर रहा है, क्योंकि वो लेखक है तो वो कल्पना करता रहता है। वो बता भी रहा है कि उसको कल्पना करने की पुरानी आदत है। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। वो पता करने लगा कि इतने संकोच में क्यों है, उनको असुविधा क्यों हो रही, क्यों परेशानी हो रही नवाब साहब को, इसके बारे में लेखक सोचने लगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। लेखक सोच रहा है, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। किफ़ायत मतलब होता बिद बेहता। ठीक है, मझले मतलब मिडिल क्लास। तो लेखक जो सोच रहा है कि हो क्यों ये परेशान है, क्यों नहीं बातें कर रहा है, क्यों संकोच कर रहा है, क्यों इसे असुविधा है, सबको देखते हुए वो सोचता है कि ज़रूरी हो सकता है कि ये सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिए हो और इनके सामने कोई सफ़ेद पोश जैसे मैं बैठ गया हूँ, तो वो सोच रहे हैं कि शहर का कोई आदमी मुझे देख ले रहा, मैं तो नवाब हूँ, मुझे इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अकेले चुपचाप बैठे थे इसलिए टाइम पास के लिए, समय बिताने के लिए उन्हें खीरे खरीद लिए। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? अब चूँकि एक बाहरी व्यक्ति आ गया है, अगर उसके सामने नवाब साहब, चूँकि खीरा खाना बड़े लोगों की निशानी नहीं है, वो भी ट्रेन में यात्रा करते समय, रेल में यात्रा करते समय, तो अब उनको ये शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है कि अब इसके सामने खीरा कैसे खाएं। अब इधर जो लेखक है, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अब ये छिप करके, कनखियों मतलब सीधे आई कांटेक्ट ना हो, मतलब देखना है मुझे लेकिन उसकी आई कांटेक्ट, मेरी आई कांटेक्ट मिले ना। ठीक है, मैं छिप करके उसको देख रहा हूँ कनखियों से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं, स्थिति को देख रहे हैं।
एकाएक वो बोलते हैं, ओ नवाब साहब ने सहसा हमें सावधान किया। वो ओ बोलते हैं। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज मतलब होता है अभिवादन। जैसे हम किसी का अभिवादन करते हैं, अभिवादन करना होता है आदाब अर्ज मतलब, ठीक है। और वो लेखक से पूछते हैं, जनाब खीरे का शौक गुमान बनाए रखने के लिए खीरे का शौक फरमाएंगे। प्रश्न पूछते हैं लेखक से, क्या आप भी खीरा खाएंगे? तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। गुमान मतलब होता है घमंड। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाएं। अब लेखक भी जो है अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका, तो वो तुरंत मना कर देता है कि नहीं, मुझे जो है नहीं चाहिए खीरे, ठीक है। तो अभी तक जो हमने ये कहानी पढ़ी है उसका संक्षिप्त रूप में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि लेखक को पैसेंजर ट्रेन से नज़दीक ही जाना था। उसने जो है सेकंड क्लास का टिकट ले लिया ताकि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सके और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य का आनंद भी ले सके। लेखक उस डिब्बे में चढ़ गया जहाँ एक सीट पर एक लखनवी नवाब बैठा था। उसके सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। लेखक को देखकर उनकी आंखों में ऐसा दिखा कि बाधा उत्पन्न हो गई, असंतोष आ गया। और लेखक सोचा कि हो सकता है कि वे भी किसी कहानी के बारे में सोचने की चिंता में हों, उन्हें खीरे जैसे साधारण चीज़ का शौक देख लिए जाने के कारण संकोच में हो। तो अभी तक की स्टोरी ये रही। आइए चलते हैं अगले पेज पे। ये पेज स्टार्ट करने से पहले पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, ये है, ये नवाब, लखनऊ के नवाब हैं ये, ठीक है। इधर जो है लेखक, ठीक है। और इधर जो है ये खीरे रखे हुए हैं, ठीक है। ये विंडो है ट्रेन का, ये लेखक के साइड वाला विंडो है, ठीक है। ये दोनों लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नवाब साहब हैं ये लेखक से बात करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये बर्थ है, ये नवाब साहब का बर्थ है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं फिर से। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर, लोटा जो है बिना हैंडल वाला जो मग होता है उसे लोटा कहते हैं, उसको उठा लिया। दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब देखो ये खाने की तैयारी कर रहे हैं खीरे को, ठीक है। पहले वो सीट के नीचे से लोटा उठाते हैं, खीरे को उठाते हैं, फिर उसको खिड़की से बाहर धोते हैं। अब जेब से जो है, पॉकेट से जो है चाकू निकाल लेते हैं। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। खीरा काटते समय जैसे हम प्रोसेस करते हैं, पहले उसके आगे ऊपर काटते हैं, फिर उसमें से झाग निकालते हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, एहतियात मतलब सावधानी, ठीक है, सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। छीलते गए, उसको तौलिए पर रखते गए। करीने से मतलब बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, उसको सजाते जा रहे हैं, अच्छे से रखते जा रहे हैं। लखनऊ स्टेशन, चूँकि इस स्टोरी जो है, ये कहानी जो लखनऊ स्टेशन से ही प्रारंभ हुई थी, तो लखनऊ स्टेशन पर
खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। खीरे को कैसे प्रयोग में लाया जाता है लखनऊ स्टेशन पर रहने वाले लोग जानते हैं। ग्राहक कस्टमर जो है के लिए जीरा मिला नमक, जीरा और नमक मिला करके और उसमें पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया, ठीक है, भी हाजिर कर देते हैं। मतलब आप जब खीरा खरीदेंगे तो उसके साथ ये जीरा मिला नमक, पीसी हुई लाल मिर्च का एक पुड़िया भी साथ में दे देते हैं, ठीक है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी मतलब छिड़क दी, ठीक है। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसा स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब ये जितना ये प्रोसेस था अभी तक का, जो प्रक्रिया थी, किस प्रकार से वो खीरे को धोते हैं, उसको अच्छे से छीलते हैं, फिर उसको काटते हैं, ठीक है, काट के फिर सजाते हैं, उस पर नमक मिर्च लगाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से ही उनके मुख में जो है वो खीरे के जो टेस्ट है उसका जो कल्पना है उसी से उनका मुंह जो है पानी से भर जा रहा था, ठीक है, प्लावित हो रहा था। अब हम कनखियों से देखकर, अब लेखक यहाँ देख रहा है ध्यान से और सोच रहा था कि मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब देखने में तो मियाँ बहुत ही धनी बनते हैं, बहुत ही पैसे वाले बनते हैं, लेकिन अब इनकी असलियत सामने आ रही है, जो खीरे खाने का इनका तरीका है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। अब खाते समय, खाने से पहले इन्होंने फिर से लेखक की तरफ देखा और बोला, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं उस खीरे की कि आप भी खाइए, ये लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध बालम खीरा है, ठीक है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। इधर जो प्रोसेस था उसका कट करने का, काटने का, उस पर नमक मिर्च छिड़कने का, उस प्रक्रिया से लेखक के मन में भी जो है, लेखक का जो मुंह जो है उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। लेकिन इनकार कर चुके थे, शुरू में ही मना कर दिया था लेखक ने, ठीक है। इनकार करना मतलब मना करना, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अब अपने वहाँ पे लेखक की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई, आत्मसम्मान की बात आ गई, और इसलिए वो सोचा कि अब यही सही तरीका है कि अगर मैंने मना कर दिया है तो अब उस खीरे को नहीं खाना है। और फिर से वो उत्तर देता है, जवाब देता है, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तलब मतलब ज़रूरत, ठीक है। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा मतलब स्टमच, पेट। कहते हैं कि जो मेरा पेट है ना अभी बहुत अच्छा नहीं है खीरा खाने के लिए। किबला शौक फरमाए, ये बहुत सारे उर्दू के शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं, और चूँकि लखनऊ में जो बोली जाती है उसमें उर्दू की अधिकता होती है, ठीक है। तो बहुत सा जगह हमने देखा, जैसे तलब है, मैदा है, किबला है, ठीक है, मुफस्सिल है, किफ़ायत है, ये सारे के सारे, बहुत सारे, जनाब है, आदाब अर्ज। अब जैसे हम किसी से बोलते हैं नमस्कार, तो वैसे ही आदाब अर्ज यहाँ पे है, ये अभिवादन का तरीका है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, उन्होंने मना कर दिया। नवाब साहब ने सतीक्ष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ मतलब लंबा। तो नवाब साहब क्या करते हैं, वो बड़े ही जो ललचाई आँखों से, सतृष्ण मतलब ललचाई, प्यासी, ललचाई आँखों से उस नमक मिर्च के संयोग से जो तैयार हुआ है जो खीरा, उसकी ओर देखते हैं, ठीक है।
फिर एक बहुत ही लंबी सांस लेते हैं, ठीक है। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। खीरे को उठाते हैं, होठों तक ले जाते हैं और फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद लिए। केवल वो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा, इसका ये कैसा होगा स्वाद इसका, और वो अपनी आंखें जो है, जो पलकें जो हैं वो बंद कर लेते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं। खीरे को वो खाते नहीं है नवाब साहब यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक की जो कहानी हमने पढ़ी उसको संक्षिप्त रूप से एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि नवाब साहब लेखक का अभिवादन करते हैं, उसे खीरे खाने के लिए पूछते हैं। लेखक ने अनुमान लगा लिया, लेखक को पता चला कि इनका जो एकाएक जो भाव परिवर्तन है ये ठीक नहीं है, और उसके भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, आत्मसम्मान की बात थी, और इसलिए वो जो है मना कर देता है, इनकार कर देता है। नवाब साहब जो खीरे को धोते हैं, उसको काटते हैं, फिर अच्छी तरह से उसको छील कर उसको अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भाग में, फाकों में काट लेते हैं, उसमें नमक और लाल मिर्च डाल देते हैं, और खीरे की कैसा टेस्ट होगा ऐसा कल्पना से ही नवाब साहब के मुख में जो है पानी आ रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे इस कहानी में क्या है। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, नवाब साहब सारे प्रोसेस करते हैं, सारी प्रक्रिया करते हैं। खीरे को धोते हैं, काटते हैं, उस पर नमक मिर्च छिड़कते हैं, लेकिन वो खाते नहीं हैं, केवल उसका टेस्ट सूंघते हैं, ठीक है। और उसको अपने नाक के पास लाते हैं, उसको सूंघ करके फिर वो जो है खिड़की से बाहर उस खीरे को फेंक देते हैं, ठीक है। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, और एक एक करके जितने भी उसके भाग थे उस खीरे के, वो वैसे ही नाक के पास लाते हैं, उसको सूंघते हैं, उसके स्वाद को महसूस करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, और उस फाक को बाहर खिड़की के फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं वो। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। जो बड़े धनवान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो खानदानी रईस होते हैं, वो इस प्रकार से खीरे को खाते हैं। खीरे का केवल वो स्वाद लेते हैं, उसे खाते नहीं हैं, उसको सूंघ के बाहर फेंक देते हैं। तो ये बड़े प्राउड फील कर रहे थे अपने ऊपर, बहुत गर्वान्वित हो रहे थे कि हम इस तरह से, जो बड़े लोग हैं, इस तरह से खीरे खाते हैं। तो अब देखो, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। बहुत मेहनत किया। हमें तस्लीम मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, ठीक है भाई, इतना प्रोसेस किया, उनके सम्मान में उस प्रक्रिया के सिर खम कर लेना पड़ा, ठीक है। यह खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत, वो कहते हैं ये है असली तरीका। ये सारे उर्दू के शब्द हैं, तहजीब, नफासत, नज़ाकत, ठीक है। तो मतलब नफासत मतलब स्वच्छता होता है, ठीक है। तहजीब मतलब होता है सम्मान। तो ये है खानदानी सम्मान करने का तरीका, ये नज़ाकत है, ये खानदानी है जो नवाब साहब को दिखाई दे रहा था, नवाब साहब के अंदर दिखाई दे रहा था। हम गौर कर रहे थे, हम ध्यान दे रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नफीस मतलब
क्या होता है? बढ़िया, अच्छा। ठीक है। यहाँ इंग्लिश के भी बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया गया, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, उर्दू के अलावा। उदर, उदर मतलब होता है पेट। तो यहाँ लेखक कहता है कि केवल खीरे का जो इस्तेमाल करने का उनका तरीका था नवाब साहब का, क्या उससे केवल स्वाद की कल्पना से, केवल स्वाद को सोच करके क्या आदमी संतुष्ट हो सकता है, सेटिस्फाइड हो सकता है? ठीक है। वो कहते हैं कि ये अच्छा बढ़िया तरीका हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं क्या ऐसे तरीके से पेट भी भर सकता है? ठीक है। तो आगे देखेंगे, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब देखो वो भी सोच ही रहे हैं कि क्या इससे पेट नवाब साहब का भरा होगा, नहीं भरा होगा। तो वो नवाब साहब जो है, जब हमारा पेट बहुत भर जाता है, जो डकार आती है, ठीक है, तो उनके भरे पेट से एक बड़ा ऊंचा डकार का शब्द सुनाई देता है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, डिलीशियस, स्वादिष्ट, लजीज मतलब, ठीक है। कहें खीरा स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील मतलब क्या होता है? जो मतलब बहुत इजी डाइजेस्ट ना हो, मतलब जो अच्छी तरह से सुपाच्य न हो, ठीक है, जो पचने लायक नहीं है अच्छी तरह से। वो कहते हैं खीरा बहुत डिलीशियस होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन पेट के लिए सही नहीं होता, सुपाच्य नहीं है, डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदा हमने पहले बताया, स्टोमच, पेट। कहते हैं कि ये जो नामुराद मतलब बिना इच्छा के, ठीक है, ये पेट पे जो है थोड़ा प्रेशर डालता है, बोझ डालता है। स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन ये पेट के लिए सही नहीं है, ऐसा बोलते हैं नवाब साहब। ज्ञान चक्षु खुल गए। चक्षु मतलब आँखें। वो कहते हैं हमारी जो ज्ञान की आँखें हैं, उनकी इस बात से खुल गई। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्या नहीं बन सकती है? ठीक है। तो अर्थात इस लास्ट लाइन में जो शुरुआत उन्होंने की थी, आप जानते होंगे कि बिना कथ्य के, बिना पात्र के कहानी लिखी जा सकती है। तो उसी के बारे में लास्ट में लेखक फिर से बता रहा है इस कहानी में कि बिना कथ्य के, बिना पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है। तो आपने लखनवी अंदाज पाठ में देखा नवाब साहब किस प्रकार अपनी झूठी शान शौकत का परिचय दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।